ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ दिव्या नारंग। सो अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेसन नंबर 6 जो कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। ओके, सो अभी तक हम लोग ने अपने प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टार्ट करा था यूनिटी के बारे में। यूनिटी से हम समझे थे डाइवर्सिटी के बारे में। जहाँ हमने डाइवर्सिटी की बात करी थी तब हमने समझा कि डिस्क्रिमिनेशन है। इसको समझने के लिए, इसको सॉर्ट करने के लिए हमने समझा गवर्नमेंट के बारे में, उसके एलिमेंट्स के बारे में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। और पढ़ते पढ़ते वी अंडरस्टूड कि हमारे डिफरेंट लेवल पे सरकार जो है वो काम करती है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल बॉडीज़ लेवल पे। सो लोकल बॉडीज़ के बारे में हमने जब पढ़ा था तो वहाँ हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे विलेजेस के बारे में बात होती है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के बारे में बात होती है, और हमारी म्यूनिसपैलिटीज़ के बारे में बात होती है। दैट कम्स टू योर टॉपिक द डिवीज़न रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा लेसन नंबर 6 डील करेगा अर्बन रूरल के साथ, और नेक्स्ट लेसन डील करेगा हमारा अर्बन के साथ। करेक्ट। तो जब भी हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो आपको इमेजिनेशन जो होती है, रूरल मतलब गांव वाला एरिया, ठीक है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, वहाँ पे हम कैसे सरकार चलाएंगे या कैसे लोगों की बातें हम सुनेंगे। लास्ट लेसन्स हम लोग ने ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के बारे में ऑलरेडी समझ रखा है। तो उससे आपको समझ में आता है कि जब भी रूरल एरिया की बात होती है तो वहाँ पे लैंड, फार्मर्स, इससे रिलेटेड ज़रूर बात होती है। करेक्ट। तो रूरल एरियाज़ में हम जब भी बात करते हैं, जो लोकल बॉडीज़ हैं वो हम समझ चुके हैं। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं, मान के चलिए लैंड के एरियाज़, लैंड डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सारी चीज़ों को तो ये डील करेगा ही करेगा। तो अब हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में समझेंगे कि आपकी बुक के हिसाब से और जो चीज़ें ज़रूरी है। एक तो हम लैंड, गाँव में, रूरल एरियाज़ में लैंड कैसे संभलती है, कैसे उसका मैनेजमेंट होता है, उसका ऑर्गेनाइज्ड वे कैसे रखा जाता है, कौन रखता है, पटवारी होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। सेकेंडली हम पढ़ेंगे कि कोई भी केसेस होते हैं, कोई कन्फ्लिक्ट्स होती है, पुलिस स्टेशन में इसका कैसे डील किया जाता है। तो ये दो चीज़ों के बारे में ही हमें बेसिकली रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना है। ठीक है, तो ये लाइन तो हमने समझ ली, मैनेजमेंट ऑफ द लैंड ऑफ द विलेज, जो अभी मैंने बोला। स्टेट्स डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट्स में, इसको अभी हम थोड़ा और बेसिक डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क क्या होते हैं कि लोगों, फार्मर्स को उनकी लैंड रिकॉर्ड्स की कॉपीज़ देना, लैंड डिस्प्यूट्स और कन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना। ठीक है, ये पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं, पहले छोटा सा है टर्म पुलिस टॉपिक, पुलिस स्टेशन से रिलेटेड, कि वहाँ पे कैसी वर्किंग होती है, कैसे एरिया डिवाइडेड होता है। देन हम अपने इस टॉपिक पर आ जाएंगे। ठीक है। सो जब हम बात करते हैं कि हमारा, जैसे मान लीजिए कोई क्राइम होता है, कोई चोरी हो गई या कुछ भी ऐसा होता है, तब हम जाते हैं पुलिस स्टेशन में। करेक्ट। अब हर एक पुलिस स्टेशन का जो एक एरिया होता है, मतलब हर एक एरिया का एक तरीके से आप समझो, जस्ट अलाउ मी अ मिनट। ओके, सो हर एक एरिया का एक स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन होता है। करेक्ट। आप जब भी अपना पासपोर्ट भी बनाते हो तो उसमें जब आपको डिटेल्स डालनी होती है तो आपको अपने एरिया का ही डालना होता है। अगर आप एरिया आगे पीछे कोई भी ले लोगे देन अगेन आपको उसको रीफिल करना पड़ता है। करेक्ट। सो हर एरिया का एक स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन होता है जहाँ पे उस एरिया की जितनी भी क्राइम्स हैं या कोई भी केसेस हैं, वो सारी चीज़ें डील हमारी वहीं होती है। यहाँ मैंने एक बहुत इजी सिंपल सी लाइन बोली है, बट आपको पॉलिटी के टर्म से रिलेट करना है तो इट इज़ नोन एज योर जुरिस्डिक्शन। सो एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इन इट्स कंट्रोल। सो हर एक पुलिस स्टेशन, हर एरिया का एक पुलिस स्टेशन होता है जो कि उनके कंट्रोल में होता है, और वैसे ही वहाँ पे सारे काम होते हैं। ऑल द पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट द केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी एक्सेट्रा। ये बात यहाँ से समझ में आ गई। कोई भी क्राइम या रूरल एरियाज़ में कुछ भी होगा तो वहाँ का पुलिस स्टेशन, उस स्पेसिफिक एरिया का एक पुलिस स्टेशन होगा जो कि वो उनके कंट्रोल में होगा। दिस इज़ योर जुरिस्डिक्शन। और वहाँ पे जितने भी पर्सन्स होंगे वो रिपोर्ट कर सकते हैं केसेस, और पुलिस को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कोई भी चीज़ों को लेकर। ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन दैट दे हैव टू इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट एंड टेक द एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। समझ में आ गई बात।
होप ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जस्ट एक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो आपको रूरल एरियाज़ में जाके डील करना है, तो आपको बेसिक नॉलेज होना, कैसे लोगों के साथ वहाँ पे काम करना, वो ज़रूरी है आपको समझना, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा उस वे में इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होगा आई विल लेट यू नो, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गई बात पुलिस स्टेशन से रिलेटेड छोटा सा। अब हम समझते हैं कि वर्किंग इन द पुलिस स्टेशन कैसे होती है। तो आप मान लीजिए कोई भी केस होता है या कुछ भी इशू होता है, तो हम ये बंदा है, कोई एक पर्सन ABC है, वो जाएगा पुलिस स्टेशन में, करेक्ट। ये पुलिस स्टेशन में आया, एक चीज़ हमने पढ़ी कि हर एक एरिया का एक पुलिस स्टेशन होता है, स्पेसिफिकली डिज़ाइंड होता है, तो दैट इज़ योर जुरिसडिक्शन। सेकेंडरी, आप जब भी कोई कंप्लेंट करते हो तो माइनर कंप्लेंट्स पे पुलिस नहीं एक्शन करती है सडनली, क्योंकि माइनर कंप्लेंट्स आप कह सकते हो जो पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, घरेलू इश्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे पुलिस अपना चीज़ें नहीं इन्वॉल्व होती, तो माइनर कंप्लेंट्स वो नहीं लेते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, कंप्लेंट हमेशा जो भी होती है वो राइटिंग में की जाती है, इधर जो बताने आया है वो पूरा लिख कर देगा, या फिर जो वहाँ पे लोग होते हैं वो अपनी सारी बातें कम्युनिकेट ओरली बताता है, वो वहाँ पे लिखता है, बट एट द एंड जो भी कंप्लेंट होती है वो राइटिंग में होती है, करेक्ट। वहाँ पुलिस स्टेशन में हमें एक SHO मिलता है जो कि इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, दैट इज़ योर स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। तो आप इनके पास गए, SHO आपको मिला, दैट इज़ योर इंचार्ज, उसको आपने अपने सारी बातें बताई, तो आपने अपना केस जो है उसने सुना, उसको वैलिड लगा एंड इट वाज नॉट अ माइनर कंप्लेंट, तो उसने आपका केस रजिस्टर कर लिया, करेक्ट। मतलब कि उसने आपका केस जो है दर्ज कर लिया, करेक्ट। और इसको आप कहते हो FIR, दैट इज़ योर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इट इज़ नोन एज योर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, जहाँ से आपके इन्वेस्टिगेशन का इनिशियल पार्ट शुरू होता है। सो यहाँ पे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से FIR का फुल फॉर्म इज़ मैंडेटरी टू नो, क्योंकि सुनने में लगता है FIR वेरी इजी है तो याद होता है, बट आपका प्रीलिम्स में ये पूछा जाता है। सो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हो गया आपका FIR, करेक्ट। तो यहाँ पे आपकी रिपोर्ट हो गई दर्ज, SHO ने बताया, यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड हो गया केस। केस जो रिपोर्ट हुआ है वो हमेशा हम राइटिंग में उसको रिपोर्ट सेव करके रखते हैं। अब यहाँ पे जो पुलिस होता है या इंचार्ज होता है, ऑफिसर जो होता है, उसका काम होता है कि अब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे, एग्ज़ामिन करे कि केस क्या है और उसके एक्शंस ले एज़ पर द लॉ एंड ऑर्डर। समझ में आई बात। तो इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट होगी, पुलिस जो ध्यान देगा, एक्शन लेगा, वो सारी की सारी चीज़ें बेस्ड ऑन द लॉ एंड ऑर्डर के बिहाफ में ही किया जाएगा, कुछ अपना पर्सनल नहीं निकाला जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो इतनी सी बात थी, इनका काम होता है पुलिस वालों का, पुलिस का ऑफिसर्स का, दैट दे हैव टू हैंडल एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। तो आपने यहाँ से क्या समझा, जस्ट सेकेंड अगेन, हमने यहाँ से समझा पुलिस का काम, पुलिस ऑफिसर का काम क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, डिस्प्यूट्स और कन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना है, राइटिंग में हमेशा लेना ही लेना है। उसके बाद FIR हमारी हो गई, तो यहाँ पे हमारे SHOs, उनके ऊपर हमारे SPs एंड ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, करेक्ट। अब सेकंड और सबसे मेन मुद्दा जो कि आपके रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पे हमेशा से होता है, दैट इज़ योर लैंड रिकॉर्ड्स, उनका मेंटेनेंस करना, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आपको समझनी है, यही क्योंकि आपका मेन है। ओके, सो अब लैंड रिकॉर्ड्स की हम जब भी बात करते हैं तो ये सुनने में लगता है कि लैंड रिकॉर्ड्स ही तो मेंटेन करना है, बट नहीं, इट इज़ नॉट दैट ईजी थिंग। सो मेजरिंग द लैंड एंड कीपिंग द लैंड रिकॉर्ड्स इज़ द मेन वर्क रूरल एरियाज़ में, एंड इट इज़ अ फॉर्मल वर्क जिसको हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये काम किसका होता है, उसको हम कहते हैं पटवारी, करेक्ट। इसको हम अलग अलग लैंग्वेजेस में लेखपाल भी कह सकते हैं, विलेज ऑफिसर्स भी कह सकते हैं, बट बेसिक टर्म जो हम इनके लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज़ योर पटवारी, ठीक है। पटवारी जो है एक विलेज के लिए नहीं होता, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो होते हैं लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट, जैसे अभी हमने पुलिस ऑफिसर समझा कि वो कन्फ्लिक्ट्स, केसेस, थेफ्ट, चोरी, डकैती, ये सारी जितनी चीज़ें होंगी वो जो है पुलिस का काम है। सेम तरीके से पटवारी का काम जो है लैंड रिकॉर्ड्स और लैंड डिस्प्यूट्स का उसको संभालना इनका काम है, करेक्ट। ये मेंटेन करते हैं
मेंटेन एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेजेस। ये लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना फार्मर्स से और गवर्नमेंट को वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये सारा काम इनका होता है। अब इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को क्यों देना और इनको लैंड रेवेन्यू या फिर लैंड का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि किस एरिया में कौन सा बंदा कितना हेक्टेयर लैंड यूज़ कर रहा है, कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहा है, कहीं वेस्ट ना हो रहा हो या कितनी क्वांटिटी में ग्रो हो रहा है, वो उसके हिसाब से कितना टैक्स जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, उसी के हिसाब से फ्यूचर में टैक्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी सारे काम होते हैं वो इसी के बिहाफ पे किए जाते हैं। सो पटवारी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि उसको ये सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है लैंड विलेजेस में। करेक्ट? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ओके। सो ये ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए भी हो सकता है। इनको सुपरवाइज भी करना होता है, अपडेट भी करना होता है, मेंटेन करके भी रखना होता है। ये सारी चीज़ों का ध्यान पटवारी को रखना पड़ता है। ठीक है, अब एक पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम इस पे आते हैं। सो हमारी जो स्टेट्स हैं, करेक्ट, हमारे इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं वो सब डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट में। करेक्ट, इसीलिए हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और ये सारी बात करते हैं। उनके वो सब डिवाइडेड होते हैं फर्दर तहसील में। ठीक है, अब जो हेड होता है उसको हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जो हेड हो गया डिस्ट्रिक्ट का वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया। उनके अंडर हमारे आते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स, जिनको हम कहते हैं तहसीलदार। करेक्ट, जैसे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हो तो आप आईएएस के लिए जा रहे हो, आप यूपीपीसीएस का दे रहे हो तो आप एसडीएम और तहसीलदार, ऐसे पटवारी का एग्ज़ाम्स हो गए। ठीक है, तो ये लेवल्स होती है। तो जो हमारा हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया। उनके अंडर जो सुपरविजन में आते हैं दैट इज़ योर रेवेन्यू ऑफिसर, जिनको हम तहसीलदार भी कहते हैं। अब तहसीलदार जो होते हैं वो जो होते हैं टैक्स कलेक्शन और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो इक्वली, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। करेक्ट, सो तहसीलदार जो हो गए हमारा टैक्स कलेक्शन, नाम से समझ में आ रहा है रेवेन्यू ऑफिसर, तो ये टैक्स कलेक्शन और हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, सो ये सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं। और ये सुपरवाइज किसको करते हैं? ये पटवारी को सुपरवाइज करते हैं। सो पटवारी इज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ द तहसीलदार। अब इनका क्या काम होता है? ये जो होते हैं रिकॉर्ड्स जो होते हैं लैंड के या जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड्स ध्यान से रखना, उन चीज़ों को मेंटेन करना, ये सारा काम अब होता है पटवारी का। करेक्ट, समझ में आ गई ये बात? सो यहाँ से हमारा पटवारी का काम आ गया कि ये जो होंगे लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन करेंगे, लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान देंगे, हैंडल करेंगे लैंड डिस्प्यूट्स, ये हैंडल करेंगे, हमारा लैंड डिस्प्यूट्स को हैंडल करेंगे, लैंड कन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करेंगे, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ों को डील करेंगे। साथ ही साथ फार्मर्स को जब भी उनके रिकॉर्ड्स की कॉपी की ज़रूरत हो, मैप की ज़रूरत हो, उनके लैंड एरिया की ज़रूरत हो थ्रू दी मैप और दी उसकी कॉपी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करें टाइमली बेसिस पे। करेक्ट, तो ये चीज़ें हो गई। अब एक पॉइंट, हाँ, यहाँ पे आपको मेंशन भी है, फार्मर्स जो है कॉपी ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स विद देयर मैप मांग सकते हैं, इट इज़ देयर राइट टू इन्फॉर्मेशन, बट फ्री में नहीं मिलता है, स्मॉल फीस पे करनी पड़ती है। और अब पहले तो हम मैनुअली इसको मेंटेन करते थे, बट नाउ सिंस वी हैव डेवलप्ड, सो अब इसको हम कंप्यूटराइज्ड वे में भी मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अब एक बात आती है कि हमारे जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं तो कौन किसके पास क्या लैंड है, कितना हेक्टेयर लैंड है, तो वो हमें कैसे पता चलता है? तो वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, खसरा रिकॉर्ड इसको कहते हैं। सो इस खसरा रिकॉर्ड में इट गिव्स यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लॉट ऑफ द लैंड ओन्ड बाय हुम, किसके पास कौन सा क्रॉप है, कितना एरिया, कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, ये सारी डिटेल्स आपको खसरा लैंड से, खसरा रिकॉर्ड से मिल जाती है, जो कि इस फॉर्म में बनाया जाता है, जिसमें आपको सीरियल नंबर मिल जाता है, लोगों का उस पर्टिकुलर खसरा नंबर 4, 1 जो भी है उसमें कितने हेक्टेयर लैंड है। जैसे यहाँ पे 2 पर्सन के बारे में बताया, एक के पास 0.75, एक के पास 3 है। उसके ओनर का नाम जैसे मिस्टर XYZ है जो कि सन ऑफ इनके हैं, या ये सन ऑफ दिस, फादर ऑफ दिस, समथिंग समथिंग मैंशनड होता है। क्या उनकी लैंड रेंटेड होती है दूसरे फार्मर को, तो दे हैव टू मेंशन येस और नो। एरिया कल्टीवेट कितना हुआ है, क्रॉप क्या है वो बताना होता है, जैसे सोयाबीन किसी ने वीट का कल्टीवेशन, तो वो बताना होता है।
कितने एरिया में है वो बताना होता है, कोई सेकेंडरी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो वो बताना होता है, एरिया नॉट कल्टिवेटेड, और कोई फैसिलिटीज़ है लाइक वेल उससे कनेक्टेड है या क्या है, तो ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी चीज़ें डिपिक्ट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ मैप। जैसे आपका घर का नक्शा होता है वैसे ही एक तरीके से हम एक यहाँ पे एक पूरा लिस्ट डाउन, एक प्लॉटिंग और एक इन्फॉर्मेशन डिपिक्ट करते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं हमारे इसमें, तो दैट इज़ नोन एज योर खसरा रिकॉर्ड। अब आपने अगर कभी अपने घर का मैप देखा हो, नक्शा देखा हो, यूजुअली सबके घर का जब बनता है तो एक नक्शा होता है, करेक्ट। सो अगर आपने कभी वो देखा हो तो उसमें प्रॉपरली आपका मेंशन्ड होता है, अगर आप कभी नोटिस करो तो ऐसे लिखा होता है कि ये रूम है, यहाँ पे मेंशन्ड होता है कि ये एरिया है, ये आपका लॉन है, समथिंग समथिंग, एवरीथिंग इज़ डिपिक्टेड इन अ प्रॉपर वे। अगर आपका कहीं ग्रास लैंड है या घर पे पेड़ वेड़ की जगह है तो दैट इज़ डिपिक्टेड बाय अ ट्री। सो ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि आपकी लैंड ऐसे डिपिक्ट होती है, ट्री ऐसे डिपिक्ट होती है, तो इसका क्या मतलब होता है, एक तरीके से ये बाउंड्रीज डिपिक्ट कर देते हैं, यहाँ पे ये बाउंड्रीज डिपिक्ट कर देते हैं, लैंड मार्क कर देते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये लैंड रेवेन्यू मेंटेन करने के लिए होता है, दिखा देते हैं कि जैसे हमारा बोले कि ये पर्सन 1 का प्लॉट 1 है, ठीक है। अब प्लॉट 1 के पास फैसिलिटी है वेल की, तो ये ऐसे ड्रॉ करते हैं इस शॉर्ट फिगर्स में बाउंड्रीज के फॉर्म में कि लोगों को समझ में आ जाए कि अच्छा ये बंदे के पास प्लॉट 1 है, इसके लेफ़्ट में जो है वेल है, इसके राइट में एक पक्का रोड जा रही है, इसके ईस्ट साइड पे कच्चा रोड है, या ETC जो भी ऐसी चीज़ें डिपिक्ट होती है। और ऐसे ही सबका फुल ओवरव्यू मिल जाता है बाउंड्रीज़ के थ्रू कि अच्छा ये बंदे के पास कितना एरिया है, कौन सा क्रॉप है, उसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के लोकेशन पे क्या है, कच्चा रोड पक्का रोड जैसे मेंशन्ड है, वेल है, ट्रीज़ हैं, बाउंड्रीज़ हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें आपको डिपिक्ट कर दी जाती हैं इसमें। तो एक आपका खसरा रिकॉर्ड होता है और एक बाउंड्रीज़ के थ्रू जैसे आपका घर का नक्शा होता है उससे बताया जाता है। तो ये चीज़ एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि पटवारी का मेन काम क्या होता है, लैंड मेजरमेंट रखना, लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, उसको सुपरवाइज एंड अपडेट करते रहना, मेंटेन करना। बट ईच पटवारी ग्रुप ऑफ विलेजेस का भी ध्यान दे सकता है। फार्मर्स के पास राइट है टू गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स। इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल होती है? नो, उसके लिए थोड़ा बहुत फीस अमाउंट, स्मॉल टोकन ऑफ फीस देना पड़ता है। जितनी भी अभी मैंने टर्म्स यूज़ करे थे ये आपके प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। इस तरीके से आपको समझना है और कैसे आपको लिंक करना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपने समझ लिया। अब जब हम बात करते हैं लैंड रिकॉर्ड्स की, हमने बोला हम पहले मैनुअली मेंटेन करते थे, अब हम कंप्यूटराइज्ड हो गए, करेक्ट। अब इसी के साथ एक चीज़ लिंक्ड है, एक स्कीम लॉन्च हुई थी, ठीक है, एक स्कीम लॉन्च हुई थी समातिवा स्कीम, जिसमें क्या होता है जितने भी विलेजेस का सर्वे किया जाता है और एक उनकी एक टेक्नोलॉजी थ्रू दी ड्रोन हम वहाँ पे मैपिंग करते हैं, वहाँ पे हम पूरा मेंटेन और टारगेटेड एरियाज़ को हम देख लेते हैं और रिकॉर्ड मेंटेन कर पाते हैं थ्रू दी ड्रोन। तो ये सर्वेज हो चुके हैं और ये हमारा पंचायती राज जो है इसकी मिनिस्ट्री में ये हुआ है। Okay, it was launched on National Panchayati Raj Day, that is your 24th April 2020। तो थ्रू दी ड्रोन्स ऊपर से ये पूरा सर्वे करता है विलेजेस का, पूरी मैपिंग देखता है थ्रू दिस टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरियाज, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट्स और ये चीज़ों को हम अवॉइड कर पाएँ। तो एक ये छोटा सा पॉइंट था। सेकेंडली आपका ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब आता है हमारा मेन एंड द मैंडेटरी पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर मेंस, दैट इज़ योर हिंदू सक्सेशन एक्ट। अभी हमें ये पता है कि जो भी लैंड ओन करते हैं फार्मर्स, ठीक है, वो हमने अभी तक समझा है कि वो मेन ही होते हैं, करेक्ट। अगर वो मैन की प्रॉपर्टी लाइक एक फादर थे, ठीक है, यूजुअली हमारा जो लैंड होता है वो एक फादर ओन कर रहा है, करेक्ट। समहाउ उनकी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या कुछ भी होता है XYZ रीज़न, या उनकी डेथ हो जाती है, कुछ भी, तो वो जो पास होती है उसकी फार्मर की उस फादर की जो लैंड पास होती है वो उसके बेटे के पास होती है, दैट इज़ हिज सन। यूजुअली जो घर की प्रॉपर्टी भी होती है वो सन के पास होती है, नॉट देयर डॉटर्स, नॉट देयर वाइफ्स, करेक्ट। सो ये हमेशा से चला आ रहा था कि फार्मर्स जो लैंड ओन करते हैं वो हमेशा से मैन है। वुमेन जो है लैंड में काम ज़रूर करती हैं बट उनके पास उसका कोई लैंड
उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है उनकी खुद की। और जब इनकी जब ये फादर की डेथ हो जाती है, ओनर की डेथ हो जाती है, तो वो उनके अगर 4 बेटे हैं तो 4 बेटों में बटेगी, अगर एक बेटा एक बेटी है तो भी सिर्फ इकलौता उसके बेटे पे बटती है। तो अभी तक ये होता आ रहा था, बट थ्रू द हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू 2005 में ये चीज़ चेंज की गई थी और ये डिक्लेयर किया गया था कि सन, daughters and their mothers, they all will be getting the equal share in the land and same law applies to all the states and the union territories of the country। समझ में आई बात। सो कायदे से ये जो 1956 में ये स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे प्रॉपर्टी जो होती थी, लैंड प्रॉपर्टी, घर की प्रॉपर्टी, वो सन और मेन में ही हमेशा से डिस्ट्रीब्यूट होती आई थी। बट हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 2005 में हमारा जब हिंदू सक्सेशन एक्ट हमारा जब ये हुआ था 2005 में, तो जो सारी प्रॉपर्टी थी उसका इक्वल शेयर मिलेगा सन, डॉटर एंड देयर मदर्स को। और ये अप्लाई होता है सारी स्टेट, सारी यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री में। और इसका मकसद क्या था कि इक्वल राइट ऑफ प्रॉपर्टी मिले डॉटर्स और मदर्स को भी। एंड द मेन idea of behind this enacting of this Hindu Succession Amendment Act was to remove the gender discrimination। सो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमारा ये एक्ट आया था। अब जब भी हम ये बात समझते हैं तो हमने डिस्क्रिमिनेशन रिमूव करने की बात समझी, करेक्ट। इससे आपको समझना चाहिए आर्टिकल नंबर 14 विच डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी, जहाँ पे वुमेन वर नॉट ट्रीटेड इक्वल टू द मेन, बट थ्रू दिस एक्ट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 यहाँ पे वुमेन और डॉटर्स को भी इक्वल शेयर मिलने लग गया। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमने रिमूव करा है। नाउ द प्रॉपर्टीज़ हमारी सब पे डिस्ट्रीब्यूट होने लग गई है। सो मेन ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया कि हिंदू वुमेन्स या जो वुमेन्स हैं उनको भी लैंड का शेयर मिले लेफ्ट बाय देयर एंसेस्टर्स। और यहाँ से हमने जितनी भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस थे या हमारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, हमने उसको रिमूव करा है। सो जब भी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात आए या आपको कभी भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन हो कि मेन को पास होता है या फार्मर्स जो होते हैं वो मेन होते हैं या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पर आप स्टेट कर सकते हो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट विच वाज हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट विच वाज इनैक्टेड अगेन इन 2005, जहाँ पे हमारा पुराने एक्ट में ऐड करके वुमेन्स और डॉटर्स को भी इक्वल शेयर देने की बात करी थी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने की बात करी थी। इसमें आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो। आर्टिकल 14 भी आप मेंशन कर सकते हो कि कैसे हमने इसके थ्रू हमने अब राइट टू इक्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, जहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी अब नहीं है, बायसनेस नहीं है। जो काम अब मेन को मिल रहा था वो वुमेन को भी मिलने लगा है। सो मेन कॉन्सेप्ट आपको पूरे के पूरे लेसन में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने समझा कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो होंगे वो पुलिस स्टेशन के हिसाब से कैसे डील होंगे, और जितने भी लैंड रिफॉर्म के हिसाब से होंगे, लैंड्स के रिलेटेड, पटवारी के रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हमने इसमें समझ ली। ये सारे दोनों टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। जैसे मैंने FIR बताया क्या है, इसका मतलब जुरिसडिक्शन हो गया। उसके बाद मैंने आपको पटवारी से रिलेटेड जो छोटे छोटे टर्म्स बताए वो चीज़ें हो गई। एंड लास्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ योर मैंडेटरी टू नो हिंदू सक्सेशन एक्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, ये बेसिक था। फ्यूचर में आप अब जब NCERTs अपनी अपग्रेड करोगे और क्लास 7th 8th में पहुँचोगे तब थोड़ा और डिटेलिंग में पढ़ोगे, बट अभी के लिए बेसिक इतना था। मैंने थोड़ा कोशिश भी किया लिंक करने का, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से भी थोड़ा हाई लेवल बन पाए। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, ईजी टू अंडरस्टैंड है। लेट मी नो अगर कोई भी क्वेरीज, कोई भी इश्यूज होते हैं। एंड ओवर द नेक्स्ट लेसन वी विल कंटिन्यू विद आवर चैप्टर नेक्स्ट, दैट इज़ योर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद अर्बन एंड रूरल लाइवलीहुड, अगेन सिमिलर एंड स्मॉल चैप्टर्स हैं, वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट सून। सो आई होप आप लोगों को लेसन समझ में आ रहे होंगे, आप लोगों को पसंद आ रही है। एंड इसी के साथ हमारी बहुत जल्दी NCERT की क्लास 6 पॉलिटी सीरीज़ भी एंड अप हो जाएगी। देन विल बी बिगनिंग विद द न्यू सेशन। सो टिल दैट टाइम कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय।